काइंड ऑफ एजेंट्स, एजेंट के प्रकार देख लो, ठीक है। एक होता है कौन सा, स्पेशल एजेंट। देखो स्पेशल एजेंट और जनरल एजेंट में कौन, किसके पास ज्यादा अथॉरिटी होगी? जनरल के पास, है ना। सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। तो क्योंकि स्पेशल नाम सुन के लगता है अरे तो स्पेशल है, नहीं, ये सिर्फ किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए, इसलिए इसका नाम स्पेशल है। और जनरल की अथॉरिटी ज्यादा है क्योंकि वो किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए प्रिंसिपल को फंसा सकता है। आ रहा है समझ में, ठीक है ना। तो स्पेशल एजेंट कौन है? एन एजेंट हु इज अपॉइंटेड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। स्पेशल एजेंट हैज लिमिटेड अथॉरिटी, ठीक है। ही कैन नॉट बाइंड द प्रिंसिपल इन एनी मैटर अदर देन दैट फॉर विच ही इज एम्प्लॉयड। आ रहा है समझ में। द अथॉरिटी ऑफ स्पेशल एजेंट comes to an end as soon as the act for which he is appointed is completed. क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? और जनरल एजेंट कौन होता है? Who is employed to do all acts connected with particular business of the principal. आ रहा है समझ में? General agent has the authority to bind the principal with all the acts connected with the business. समझ में आ रहा है? The authority of a general agent continues until it is put to an end. लेकिन तीसरा देखो कौन है? यूनिवर्सल एजेंट। आ रहा है समझ में? ठीक है। तो उसको तो पढ़ के लग रहा है कि किसी के बिहाव में शादियां ही ना कर ले। आ रहा है समझ? प्रिंसिपल, लेकिन खैर पर्सनल वाले नहीं हो सकते, ठीक है। सीरियस मत हो। एन एजेंट इज ऑथराइज्ड टू डू ऑल द एक्ट्स व्हिच द प्रिंसिपल कैन लॉफुली डू एंड डेलीगेट। आ रहा है? क्लियर है, ठीक है ना। फिर चौथा थोड़ा सिंपल है, मर्केंटाइल एंड कमर्शियल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट मीन्स एन एजेंट हैविंग द अथॉरिटी टू सेल द गुड्स, कंसाइन द गुड्स, बाय द गुड्स, रेज मनी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द गुड्स। ये अंडरलाइन कर लो क्योंकि ये जनरली हम अपने लॉजिकल सेंस से नहीं सोचते हैं। ऐसा लगता नहीं नहीं ये तो नहीं कर पाएगा, ये कर लेगा, है ना। अरे समझ में, ठीक है। सोच लो इसको। एक बार गाड़ी चलाते चलाते जैकेट उतार रहा था, बच गया था भिड़ते भिड़ते। गाड़ी ऐसी ऐसी जा रही थी, मेरे हाथ फंसे। मेरे को तभी ध्यान नहीं आया कि ब्रेक मार दूं पैर में। ध्रुव को बिठा लेते। हाँ सब थे, पूरी फैमिली थी। गाड़ी धीरे थी, मर्डर होते हैं उससे, एक्सीडेंट नहीं होते। इसलिए हमारी गाड़ी में कितने रुपए भरने पड़ता, सामने कौन आ रहा है इसमें फर्क पड़ता। हाँ हाँ, जनरल किसी पर्टिकुलर बिजनेस से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन कर सकता है। यूनिवर्सल बिजनेस पर्सनल सारे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अरे भैया पर्सनल, स्किल वाले नहीं, पर्सनल बस, ठीक है ना। क्लियर है? एक्टिंग एज मर्केंटाइल एजेंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ये जो रेस मनी वाला है ना, इस पे क्वेश्चंस बन भी चुके हैं, स्पेशल इफेक्ट्स। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। फिर नॉन मर्केंटाइल एजेंट, ठीक है ना, जिसका हमें कब से इंतजार था। ठीक है। तो एन एजेंट हु डज नॉट डील इन मर्केंटाइल ट्रांजेक्शन, दिस इंक्लूड्स अटॉर्नी, सॉलिसिटर्स, गार्जियन, प्रमोटर्स, वाइफ एक्सेट्रा। आ रहा है समझ में, ठीक है ना। तो मतलब बिजनेस रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपका लॉयर है जो आपके बिहाफ में केस लड़ रहा है, समझ में आ रहा है। गार्जियन आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं जो, ठीक है ना। ये सारे कौन कहलाएंगे? नॉन मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल मतलब जो गुड्स कमर्शियल एजेंट है। और डेल क्रेडरे, मुझे नहीं लगता कि ये मुझे बताने की जरूरत पड़नी चाहिए। आ रहा है समझ में, ठीक है ना। तो बताओ डेल क्रेडरे एजेंट कौन होता है? मतलब अपन नॉर्मली कंसाइनमेंट एजेंट की बात करें, बस वो एक्स्ट्रा बात क्या है कि वो
डेटर्स की भी जिम्मेदारी ले लेता है इसका अमाउंट रियलाइज कराने की, कि अगर वो नहीं कर पाया तो वो उसकी जिम्मेदारी। अरे समझ। तो सेकेंड पॉइंट अगर इसका देखोगे तो ही ऑक्यूपाइज द पोजीशन ऑफ अ गारंटर एज वेल एज एन एजेंट, क्योंकि वो बैड डेट्स का लॉस आएगा, ये बात एजेंसी वाली नहीं है, ये बात गारंटी वाली नहीं। हेलो, प्रिटेंडेड एजेंट जो है नहीं लेकिन बता रहा है कि वो है एजेंट, आ रहा है समझ में? क्लियर है? ठीक है ना? तो प्रिटेंडेड है पर्सन हु अनट्रूली रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ टू बी authorized agent of another, thereby induces or third party to deal with him, is called as pretended agent. इसके repercussions तो वैसे भी अपन अलग अलग तरीके से पढ़ ही चुके हैं कि अगर किसी ने ऐसा किया तो क्या होगा, कोई जिम्मेदारी आएगी तो फिर उठानी पड़ेगी और बनो एजेंट। अरेस्ट होंगे, ठीक है ना? क्लियर है ये? सब एजेंट कौन होता है? एजेंट का एजेंट सब एजेंट। अरेस्ट होंगे, ठीक है ना? A sub-agent is a person employed by and acting the control of the original agent. इसकी बात यहां खत्म नहीं होती, अभी आगे इस पर होगा डिस्कशन। सब एजेंट पर कहां गए रे? अरे आएगा, ठीक है, बता रहा हूं तो आएगा, मतलब ठीक है, ठीक है, कहां गया? हाँ, क्योंकि सब एजेंट के केस में रिस्पॉन्सिबिलिटीज तय करनी पड़ेंगी ना, कि किसकी आएगी किसकी नहीं आएगी। हेलो, क्लियर है? ठीक है। तो अभी बस इतना बोल रहा है कि अगर हमने किसी को एजेंट अपॉइंट किया और उसने किसी को एजेंट अपॉइंट कर लिया, क्या वो ऐसा कर सकता है? नॉर्मली नहीं। अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, मतलब ऐसे ही चलता है, वो यूसेज ऑफ ट्रेड है, तो हाँ अरे समझना, अदरवाइज नहीं। लेकिन अगर पूछ ले प्रिंसिपल से तो हाँ अरे समझना। बाकी उसकी सब एजेंट की लायबिलिटी एजेंट के टुवर्ड्स होगी, एजेंट की लायबिलिटी प्रिंसिपल के टुवर्ड्स होगी, थर्ड पार्टी की लायबिलिटी प्रिंसिपल पर आएगी। सब कुछ बिल्कुल प्रॉपर लॉजिकल चल रहा है, कुछ भी अनयूजुअल नहीं है। अरे समझना, जो आप अपने सामान्य दिमाग से भी सोच सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो सब एजेंट की बात है सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। देखो फर्क समझो, ठीक है। ए है, ए का एजेंट बी, बी का एजेंट सी, तो ये कहलाया सब एजेंट। लेकिन अगर ए का एजेंट बी है, अब बी की जगह सी आ जाए और बी हट जाए, तो सी क्या कहलाएगा? आप समझ पा रहे हैं? जो भी है सब्स्टिट्यूटेड, सही है ये, ठीक है। आ रहा है समझ? ठीक है, ये देखो ये लिखा है ना, सब्स्टिट्यूटेड, ये ठीक है। तो वेर एन एजेंट होल्डिंग एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी टू नेम अनदर पर्सन टू एक्ट फॉर द प्रिंसिपल इन द बिजनेस ऑफ द एजेंसी। देखो नॉर्मली सब्स्टिट्यूट तो कोई नहीं कर सकता, सब एजेंसी तो फिर भी यूसेज ऑफ ट्रेड प्रोवाइड कर सकता है, सब्स्टिट्यूटेड तो वैसे भी नहीं प्रोवाइड कर सकता कोई। यूसेज ऑफ ट्रेड कैसे होगा? मैंने किसी को काम दिया तो वही जिम्मेदार होगा ना, कोई दूसरा एकदम से कैसे आ जाएगा? क्लियर है? ठीक है ना। तो वेर एन एजेंट होल्डिंग एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी टू नेम अनदर पर्सन टू एक्ट फॉर द प्रिंसिपल इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी हैज नेम्ड अनदर पर्सन अकॉर्डिंगली, मतलब अगर उसके पास अथॉरिटी है किसी और व्यक्ति को नाम करने की, किसी और व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करने की, और उसने ऐसा कर भी दिया, तो सच पर्सन इज नॉट अ सब एजेंट बट द एजेंट ऑफ द प्रिंसिपल डायरेक्टली फॉर सच पार्ट ऑफ द बिजनेस एज इज इंटरेस्टेड टू। मतलब या तो कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा हुआ। क्लियर है? फिर क्या बोल रहा है? इन सिलेक्टिंग सच सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, एंड एजेंट इज बाउंड टू एक्सरसाइज द सेम अमाउंट ऑफ डिस्क्रेशन एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। देखो एजेंट अगर सब्स्टिट्यूट को चुन रहा है तो वो ऐसा नहीं कह रहे अब तो दूसरे पे जिम्मेदारी आ रही है तो किसी को भी चुन लो। आ रहा है समझ में? कानून बोल रहा है कि भैया देखो अच्छा सोचा समझा डिसीजन जैसा अपने लिए करते, समझ में आ रहा है, अपने केस में करते लिखा है इसमें, तो वैसा ही एजेंट चुनना। आ रहा है समझ में? क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया और फिर टास्क ढंग से नहीं हुआ, अब सही साथ में, तो जिम्मेदारी किसकी आ जाएगी? क्लियर है ये? आ रहा है समझ में? रीड करो।
क्या सब्स्टिट्यूटेड? देख, ए का वर्क कौन करने वाला था? बी। ए ने बी को अपॉइंट किया, लेकिन उसने बोल दिया था कि अब तुम चाहो तो बदल जाओ, मतलब फिर तुम्हारी जिम्मेदारी रहेगी कि किसी सी को एजेंट अपॉइंट कर रही हूँ। तो बी हट सकता है और सी को अपॉइंट कर सकता है, लेकिन सी को चुनते समय बी जो है वो वैसी ही समझदारी अप्लाई करेगा जैसे कि अगर बी खुद के लिए एजेंट चुन रहा होता तो करता। आ रहा है समझ? अगर उसने ऐसा नहीं किया तो सी की हरकतों के लिए बी जिम्मेदार हो जाएगा। नॉर्मली नहीं होगा। नहीं समझ? नॉर्मली कौन जिम्मेदार होगा? मतलब सी खुद, मतलब नॉर्मली। लेकिन अगर बी ने ढंग से नहीं चुना सी को तो जिम्मेदारी बी की भी आ जाएगी, अदरवाइज बी हट जाएगा सब्स्टिट्यूटेड के केस में। एग्जाम्पल देख लीजिए। सेकंड वाला एग्जाम्पल ढंग से नहीं लिखा है इन लोगों ने, ठीक है ना? तो उसमें फैक्ट्स जोड़ने पड़ेंगे अगर उसको प्रॉपरली आपको सब्स्टिट्यूटेड एजेंट बनाना है तो, अदरवाइज सब एजेंट जैसा लगेगा वो, ठीक है ना? मतलब ए और बी के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बहुत प्रॉपर तरीके से क्लियर नहीं किया गया है। मैं वही तो बोल रहा हूँ, सही से बना नहीं है ना ये एग्जाम्पल, गलत तरीके से बना है। क्योंकि अभी पढ़ो चारों, फिर मैं बताता हूँ। तीसरे केस में भी है ही वही चीज। थर्ड वाला एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि इसमें आपको एक पर्टिकुलर चीज पता चल रही है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना? कि अगर टास्क ही डिफरेंट है। अच्छा पढ़ो, देखो साथ में पढ़ते हैं, चलो। थर्ड वाला देखो, ए ने बी को बोला कि एक शिप खरीद दो मेरे लिए। बी ने शिप सर्वेयर को, जिसकी एक गुड रेप्यूटेशन थी, उसको एम्प्लॉय किया, आ रहा है समझ में, सर्वे करने के लिए। सर्वेयर ने ढंग से अपना काम नहीं किया, इस चक्कर में शिप जो है वो गड़बड़ निकल गई, आ रहा है समझ में। अब ए चिल्लाने लगा बी को, लेकिन बी ने बोला कि भैया मेरी जिम्मेदारी नहीं, आ रहा है समझ में। तो तुम सोच के बताओ कि क्या यहाँ पर बी की जिम्मेदारी है? बी की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि सर्वेयर का काम नहीं था वो, उसके लिए शिप बाय जरूर करेगा, लेकिन नेग्लिजेंस किससे हुई? ए से। लेकिन यहां पर प्रोविजन लगना थोड़ा, प्रोविजन कौन सा लग रहा है उसको चुनना थोड़ा इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है? मतलब यूसेज ऑफ ट्रेड से आएगा। मतलब यहां पर तुम बोलो कि भैया उसके पास ये सारा कुछ करने का अथॉरिटी रहेगी नॉर्मली, मतलब उसको पूरा एक टास्क दे दिया ना तुमने, समझ में आ रहा है, ठीक है? तो उसको जब पूरा बिजनेस, मतलब पूरा शिप खरीदने का टास्क दिया, तो वो ए बन करके क्या कर रहा है? सर्वेयर को अपॉइंट कर रहा है, समझ में आ रहा है? क्योंकि वो खुद सर्वेयर तो है नहीं, सर्वेयर एक प्रोफेशनल वो हो गया, समझ में आ रहा है, प्रोफेशनल काम हो गया, समझ में आ रहा है? तो सर्वेयर को अपॉइंट कर सकता है और वो एक सब्स्टिट्यूट की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि सर्वेयर का काम वो कर ही नहीं सकता, वो सर्वेयर का काम सर्वेयर ही करेगा। आप पॉइंट समझ पा रहे हैं क्या? तो
इस तरीके के एग्जाम्पल थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये इनडायरेक्टली इस केस का फंस रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। इतना सिंपल नहीं है डायरेक्ट की मतलब हम सीधे सीधे बोल दें कि भाई बी जिम्मेदार है, क्लियर है। वन 195 ही तो लगेगा इसमें, है ना, मतलब 195 तो मेन लगेगा ही, ठीक है। मैं 194 की एप्लीकेबिलिटी बता रहा था क्योंकि जनरली उसमें क्या होता है कि सब्स्टिट्यूशन की बात आ रही है, दोनों लगने। 194 अलग बात कह रहा है और 195 अलग बात कह रहा है। 195 कह रहा है हाउ टू सिलेक्ट, 194 कह रहा है वेदर यू कैन सिलेक्ट और नॉट। तो हमको दोनों बातें लिखनी पड़ेंगी, है ना। समझ गए क्या बेटा? ठीक है, आप ध्यान रखेंगे कि आपको केसेस वो वाले जरूर पढ़ लेने हैं जो कहां पर होंगे, मॉड्यूल में। आ रहा है समझ में, ठीक है ना। इसका एक आध रह जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम इसी के थ्रू चलते हैं क्योंकि डायरेक्ट मॉड्यूल पढ़ पाना थोड़ा सा दिक्कत करता है। समझ रहे हैं आप, वही प्रोसेस है जो अपन ने पहले फॉलो कर चुके हैं, क्लियर है, ठीक है ना। ठीक है, चलो, ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट। एजेंट की क्या ड्यूटीज है, ठीक है। बहुत कॉमन अपन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, समझ में आ रहा है कि भाई जैसा प्रिंसिपल ने बोला वैसा काम करे। तो पहली लाइन देखो क्या बोल रहे हैं, टू कंडक्ट द बिजनेस इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शंस गिवन बाय द प्रिंसिपल, सबसे कॉमन बात, ठीक है ना। तो फिर वही लिखा है, एन एजेंट इज बाउंड टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ हिज प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस गिवन बाय द प्रिंसिपल। और अगर डायरेक्शंस नहीं है तो फिर क्या करेगा वो, यूसेज ऑफ ट्रेड फॉलो करेगा। तो और इन एब्सेंस ऑफ एनी सच डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द कस्टम्स, कस्टम्स यानी परंपराएं विच प्रिवेल्स इन डूइंग business of the same kind at the place where the agent conducts such business. When the agent acts otherwise, if any loss be sustained, he must make it good. कौन है ये he? आ रहा है समझ में? To his principal, and if any profit accrues, he must account for it. वापस करेगा। आ रहा है समझ में? क्लियर है? Illustrations. A एक एजेंट है, सॉरी हाँ ठीक है, एक एजेंट है जिसका प्रिंसिपल कौन है, बी, ठीक है। इन विच इट इज परंपरा टू इन्वेस्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम एट इंटरेस्ट द मनीज विच मे बी इन हैंड, ओमिट्स टू मेक सच इन्वेस्टमेंट। तो जो नुकसान हुआ क्या वो भरेगा एजेंट, हाँ आ रहा है समझ में, मतलब एक्स्ट्रा मनी को इन्वेस्ट करते जाओ इंटरेस्ट के लिए। तो प्रिंसिपल आकर के बोल रहा है कि अरे यार तुमने इन्वेस्ट नहीं किया, वो बोल रहा है कि अरे आपने बताया नहीं, बोल रहा है ये तो कस्टम था, ये बताने की जरूरत नहीं थी। तो यहां पर सही कौन कहलाएगा, प्रिंसिपल। आ रहा है समझ में, ठीक है ना। फिर बी द ब्रोकर इन हुज बिजनेस इट इज नॉट अ कस्टम टू सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी उसके बिजनेस में क्या सिस्टम था कि कैश में ही बेचना है, लेकिन उसने गुड्स काय में बेच दिए, क्रेडिट में, और क्रेडिट में दिए, ठीक है ना, वो इंसॉल्वेंट हो गया। तो क्या होगा, वो कह रहा है कि यार उसकी क्रेडिट बहुत हाई थी, मतलब या उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा थी, लेकिन इट डजंट मैटर, ठीक है ना। दूसरी ड्यूटी एजेंट की क्या है, टू वर्क विद रीजनेबल डिलीजेंस एंड केयर।
आ रहा है समझ में? An agent is bound to conduct the business of the agency with as much skill as is generally possessed by the person engaged in similar business, unless the principal has notice of his want of skill. क्या मतलब? जरूरत है उसके हिसाब से करना चाहिए। जब तक प्रिंसिपल ना बोले कि ये स्किल जरूरी है तुम्हारे पे, तब तक नॉर्मली ये चीज स्किल है उसके हिसाब से उसको वर्क करना चाहिए। मतलब सिमिलर बिजनेस के हिसाब से वो करेगा। सिमिलर बिजनेस करने के लिए जो स्किल चाहिए होती है उसकी जिम्मेदारी किसकी है? एजेंट की, अनलेस की। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? नहीं, प्रिंसिपल हैज नोटिस ऑफ हिज वांट ऑफ स्किल, मतलब कि उसके पास स्किल उतनी नहीं है और प्रिंसिपल को ये बात पता है। प्रिंसिपल हैज नोटिस ऑफ हिज वांट ऑफ स्किल। प्रिंसिपल हैज नोटिस ऑफ हिज वांट ऑफ स्किल मतलब कि एजेंट के पास स्किल कम है, लेकिन ये बात प्रिंसिपल को पता है कि प्रिंसिपल हैज नोटिस ऑफ हिज वांट ऑफ स्किल, मतलब प्रिंसिपल को पता है कि इसके पास स्किल कम है, फिर कुछ नहीं कर रहा है, यही मतलब है इसका। ठीक है, जा नहीं रहा है लेकिन ये सेंटेंस के साथ कुछ मिसिंग सा है इसमें। चलो ठीक है, एक बार आगे रीड करते हैं, देखते हैं कुछ और इंटरप्रिटेशन निकलता है तो, क्योंकि अभी तो इसका तो और कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है। ठीक है, द एजेंट इज ऑलवेज बाउंड टू एक्ट विद रीजनेबल डिलीजेंस। डिलीजेंस यानी सिंसियरिटी, आप जानते हैं, ठीक है ना? तो बहुत ऑब्वियस है कि एजेंट किस तरीके से एक्ट करेगा, जैसा नॉर्मली करना चाहिए एक नॉर्मल स्किल के व्यक्ति को। ठीक है, एंड टू यूज सच स्किल एज ही पोसेसेस, जितनी स्किल है उतनी यूज करे, एंड टू मेक कॉम्पनसेशन टू दिस प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज ओन नेग्लेक्ट। अगर उसने लापरवाही की तो उसका नुकसान भरे कौन, किसको? एजेंट प्रिंसिपल को। और वांट ऑफ स्किल, की स्किल नहीं थी, स्किल नहीं होने की जिम्मेदारी किसकी है? एजेंट की। आ रहा है समझ में? उसके पास स्किल नहीं है, प्रिंसिपल को पता है। अगर पता है तो एक्सेप्शन हो गया ना। आ रहा है समझ में? अदरवाइज किसको होना चाहिए? एजेंट को, है ना? और मिसकंडक्ट यानी गलत किया, समझ में आ रहा है इन सब के लिए, बट नॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉस और डैमेज विच आर इनडायरेक्टली और रिमोटली कॉज्ड बाय सच नेग्लेक्ट। मतलब कि डायरेक्ट उसके नेग्लेक्ट के कारण डायरेक्ट जो नुकसान हुआ, उसके नेग्लेक्ट के कारण जो डायरेक्ट नुकसान हुआ और एक इनडायरेक्ट नुकसान भी हो, तो क्या उस इनडायरेक्ट नुकसान की जिम्मेदारी एजेंट की है? नहीं। क्लियर है? हेलो, ठीक है, समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ, ठीक है ना? तो इलस्ट्रेशंस देखते हैं अपन, ठीक है? तो ए मर्चेंट इन कैलकाटा हैज एन एजेंट बी इन लंडन टू whom a sum of money is paid on A's account is paid, है ना, with order to remit। B के पास पैसा है जो उसको किसको भेजना है? A को। B ने पैसा बहुत देर तक अपने पास रखा रहा, A जो है इस चक्कर में पैसा मिल नहीं पाया A को और इंसॉल्वेंट ही हो गया। आ रहा है समझ में? तो एज पर सेक्शन 212 B इज लायबल फॉर द मनी एंड इंटरेस्ट फ्रॉम द डे ऑन विच इट शुड हैव बीन पेड, इट मस्ट हैव बीन पेड, इट ऑट टू हैव बीन पेड। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? अकॉर्डिंग टू द यूजुअल रेट एंड फॉर एनी फर्दर डायरेक्ट लॉस बाय वेरिएशन ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज बट नॉट फर्दर। मतलब इसके जो इंसॉल्वेंट होने के कारण कुछ रह गया या वो सब नहीं, समझना? उसने पैसा टाइम पे नहीं दिया, पैसा इंटरेस्ट के साथ देगा, एक्सचेंज का नुकसान हुआ वो भी डायरेक्ट है, लेकिन अब उसके कारण तुम्हारा बिजनेस बंद हो गया तो उसका नुकसान भी वो भरे, ऐसी उसकी जिम्मेदारी नहीं है। समझ गए? ठीक है, चलो दूसरा देखो। ए एन एजेंट फॉर द सेल ऑफ गुड्स हैविंग अथॉरिटी टू सेल ऑन क्रेडिट। ए एजेंट है जो उधार में गुड्स बेच सकता था। कौन है इसका प्रिंसिपल? नहीं पता, समझ आ रहा है? उसने बी को उधार में बेच दिए गुड्स, समझ आ रहा है? विदाउट मेकिंग प्रॉपर एंड यूजुअल इंक्वायरीज एज टू द सॉल्वेंसी ऑफ बी। बी के बारे में ज्यादा पता नहीं किया और उधार में बेच दिया। उधार में बेच सकता था लेकिन उसने एक ऐसे व्यक्ति को उधार में बेच दिया जिसकी कोई क्रेडिट थी ही नहीं। आ रहा है समझ में? और बी फिर अल्टीमेटली क्या हो गया? इंसॉल्वेंट।
क्या ए की जिम्मेदारी एज एन एजेंट प्रिंसिपल के टुवर्ड्स? हाँ, क्योंकि लापरवाही है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है ना। आपको इस बात का खासा ख्याल रखना है कि किस पॉइंट पर आंसर करना है आपको। आंसर सही होना और सही रीजन से आंसर सही होने में अलग अलग मतलब बात है। मार्क्स कटते हैं ऐसे में बहुत प्रॉपर, क्योंकि अच्छा खासा लंबा एक्सप्लेनेशन होता है रीजन का, समझ में आ रहा है आपके आंसर में, जो कि अगर मैच नहीं करेगा तो सिर्फ बेवकूफ एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा। आ रहा है समझ में? ठीक है ना, जो येस नो देख के दे रहा होगा मार्क्स। ठीक है, तो ए एक इंश्योरेंस एजेंट है एम्प्लॉयड बाय बी टू इफेक्ट एन इंश्योरेंस ऑन अ शिप। ठीक है, omits to see that the usual clauses are inserted in the policy। वो देख नहीं पाए, नॉर्मल क्लॉजेस हो गए, शिप गुम गई मतलब डूब गई जो भी है। ठीक है ना, इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ओमिशन ऑफ द क्लॉजेस नथिंग कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द अंडरराइटर। ठीक है ना, तो एजेंट की जिम्मेदारी है। हाँ, अंडरराइटर मतलब इंश्योरेंस करने वाले। ठीक है ना, जिन लोगों ने जिम्मेदारी ली थी। अंडरराइटर चैप्टर भी है आपको एक, अंडरराइटर मतलब जिम्मेदारी लेने वाले। कंपनीज एक्ट में भी अंडरराइटर, जो लोग शेयर्स बिकवाते हैं कंपनी के, आईपीओ वेस्ट ना हो जाए वो। ठीक है, फिर ए मर्चेंट इन इंग्लैंड डायरेक्ट्स बी हिज एजेंट एट बॉम्बे who accepts the agency to send him 100 bales of cotton by certain ship. B having it in power to send the cotton omits to do so. ठीक है ना, ship arrives safely in England. Soon after arrival the price of cotton rises. ठीक है ना, section 212 B is bound to make good the to A the profit which he might have made by the 100 bales of cotton at the time the ship was arrived, but not any profit he might have made by the subsequent rise। ये वाला तुम उस हिसाब से देखो कि एंटिसिपेटेड रेट में जो डिफरेंस ले लेते हैं ना, उस टाइप का ये, कि उस दिन जो प्राइस था उसका डिफरेंस वो ले सकता है, उसके बाद और राइज हुआ तो नहीं। समझ में आ रहा है क्या प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ है? ठीक है, तो ये 2 पॉइंट पढ़े अपन ने। पढ़ क्या रहे अपन? ड्यूटीज ऑफ एजेंट। मुझे याद रहता है ये मैं याद दिला रहा हूं है ना, कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो जाए समझना ध्यान से, क्लियर है? ठीक है, इसका बताने का मकसद ये है कि आप बार बार हेडिंग को पढ़ें, समझ में आ रहा है? ठीक है, इट विल मेक मोर सेंस टू यू, क्लियर है? ठीक है, हर एक बात ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगी, ज्यादा समझ में आएगी, ज्यादा लॉजिकल लगेगी, समझ में ऐसा नहीं लगेगा सिर्फ बाहर है कि हाँ ठीक है, हर चीज ऑटोमेटिकली ऐसे चली जाएगी कि हाँ ऐसा तो होना ही चाहिए। ठीक है ना, ये जरूरी था। ठीक है, टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट टू द प्रिंसिपल ऑन डिमांड। कंसाइनमेंट में इसको क्या बोलते थे? अकाउंट सेल्स। अकाउंट सेल्स, क्लियर है? हिसाब बेचता था ना वो, तो हिसाब देना जरूरी है एजेंट के लिए। किसको हिसाब देगा वो? प्रिंसिपल। फोर्थ, टू कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल इन केस ऑफ डिफिकल्टी एंड सीक हिज इंस्ट्रक्शन। अपनी ज्यादा होशियारी ना लगाए। आ रहा है समझ में? ठीक है, जैसा ऐसा आ रहा है तो वो वैसा वैसा करे। कोई डिफिकल्टी है तो पूछ ले प्रिंसिपल से कैसा करना है। अगर वो नहीं कर पा रहा, इट इज द ड्यूटी ऑफ एजेंट इन केस ऑफ डिफिकल्टी टू यूज ऑल रीजनेबल डिलीजेंस इन कम्युनिकेटिंग विद हिज प्रिंसिपल एंड इन सीकिंग टू ऑब्टेन हिज इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, फिफ्थ, नॉट टू डील इन हिज ओन अकाउंट। नॉर्मली क्या होता है, मान लो एजेंट है, उसको अच्छा ग्राहक मिला तो वो प्रिंसिपल से बोलेगा मैं खरीद ले रहा हूं और मैं फिर फर्दर बेच रहा हूं। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये गलत है। तुम समझो तुम अपना घर बिकवाने के लिए किसी एजेंट को अपॉइंट किया, वो कह रहा है कि मुझे ही बेच दो, क्योंकि उसको कोई अच्छा ग्राहक मिल गया है, तो वो खुद सस्ते में खरीद से तुमसे और बीच में क्या कर ले, मुनाफा बना ले। दिस इज रॉन्ग, क्लियर है? तो नॉट टू डील इन हिज ओन अकाउंट का मतलब खुद का फायदा अलग से ना देखने लगे। तुमको कमीशन मिल रहा है अपना, वो रखो। आ रहा है समझ में? अलग से अपने अकाउंट में ही डील मत करने लग जाओ। ऑल द मटेरियल फैक्ट्स हैव बीन डिस्क्लोज्ड अनलेस ऑल द, मतलब ऐसा आप सिर्फ तभी कर सकते हो जब आप ये बात प्रिंसिपल को बता दो कि भाई मैं खरीद रहा हूं। आ रहा है समझ में? बिना बताए नहीं कर रहा, मतलब कर सकते हो ऐसा नहीं है, लेकिन बता के। हेलो, क्लियर है ये?
ठीक है, फिर क्या है, इफ द एजेंट, अगर उसने ऐसा किया कि बिना बताए क्या किया, अपना खुद का ट्रांजैक्शन कर लिया। एजेंट जो है वो बेसिकली प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में ट्रांजैक्शन करता है। अगर वो खुद पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट बनने की कोशिश की उसने, तो प्रिंसिपल क्या कर सकता है, वो पूरा ट्रांजैक्शन कैंसिल कर सकता है अगर उसके कारण उसको कुछ नुकसान हुआ है तो, और वो एजेंट से, एजेंट ने जो प्रॉफिट बनाया है वो क्लेम कर सकता है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्लियर है ये? ठीक है, अब देखो इलस्ट्रेशंस। ए ने बी को एजेंट बनाया कि मेरी प्रॉपर्टी बेच दी, बी ने खुद खरीद ली इन द नेम ऑफ सी, ये कैंसिल कर देगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, if he can show that the sale has been disadvantageous to him. A directs B to sell his estate, again वही बात है। B on looking over the estate before selling it finds a mine, एक माइन थी उसमें जो A को नहीं पता थी। B informs that he wished to buy the estate for himself but conceals the discovery of the mine. A allows B to buy in ignorance of the existence of mine. तो जैसे पता चला कि B को पता था कि माइन है, A क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है या अडॉप्ट कर सकता है। क्लियर है? जो लॉजिकल जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अनयूजुअल वाले बहुत बाय हार्ट याद रहने चाहिए। आ रहा है समझ में? क्योंकि लॉजिकल वाले आपका इतना दिमाग है कि आप खुद से डिराइव कर पाओगे, ये याद रखना। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल में 10 के 10 केस याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। जो आपका लॉजिकल सेंस सही बोल रहा है तो आपको क्यों याद रखना है, वो तो आप वैसे भी डिकोड कर लोगे ना। आ रहा है समझ में? ठीक है, फालतू दिमाग मत भरो, जो चीजें लॉजिक यूनिट से सेट हो जाएंगी तो उसको स्टोरेज भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब ठीक है। फिर ए डायरेक्ट्स बी इज एजेंट टू बाय अ सर्टेन हाउस फॉर हिम। बी ने ए को बताया कि खरीद नहीं सकते, खुद खरीद लिया। आ रहा है समझ में? बी को जैसे ही पता चलेगा तो वो बोलेगा अब तू मेरे को बेच। आ रहा है समझ में? जितने तूने पैसे पे किए, मेरे को तो बोला नहीं खरीद सकते, खुद खरीद लिया जाके। समझ गए? साढ़े से एग्जाम्पल है। ठीक है, क्या पढ़ रहे अपन? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नॉट टू मेक एनी सीक्रेट प्रॉफिट। कुल मिलाकर के यही बात हो गई, जस्ट जो अपन ने पिछले वाले में अपन ने देखा, तो अपने अकाउंट में डील वो कोशिश करेगा सीक्रेट प्रॉफिट बनाने की, तो बहुत नॉर्मल है। अदर देन द अग्रीड रेम्यूनरेशन। फिर क्या है? टू रेमिट टू द प्रिंसिपल ऑल द सम्स रिसीव्ड इन द प्रिंसिपल्स अकाउंट। जितने भी पैसे प्रिंसिपल के बिहाफ में मिले वो सारे प्रिंसिपल को दे दो। किस तरह से? जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड एजेंसी, मतलब अपना पैसा काट के बाकी का दे दो, ऐसा वाला है तो फिर वैसा कर लो। आ रहा है समझ में? क्लियर है? सिंपल है। नॉट टू डेलीगेट अथॉरिटी और अपॉइंट सब एजेंट। इसका मतलब प्रिंसिपल से पूछ के ही सब एजेंट को अपॉइंट किया जा सकता है, बिना प्रिंसिपल से पूछे सब एजेंट अपॉइंट नहीं किया जा सकता। क्लियर है? अगर उसने ऐसा किया तो जिम्मेदारी पूरी किसकी रहेगी? एजेंट की। आ रहा है समझ में? ठीक है। फिर इनकेस प्रिंसिपल मर जाए, पागल हो जाए, आ रहा है समझ में, तो कोशिश करेगा कि प्रिंसिपल के रिप्रेजेंटेटिव्स का इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट कर पाए, प्रिजर्व कर पाए और वापस कर पाए। क्लियर है? नेक्स्ट, नॉट टू यूज इंफॉर्मेशन ऑब्टेन इन द कोर्स ऑफ एजेंसी अगेंस्ट द प्रिंसिपल। आ रहा है समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंशियलिटी बोलते हैं इस तरीके से, इंफॉर्मेशन को सेफ रखने को क्या बोला जाता है? कॉन्फिडेंशियलिटी। रीड कर लो इसे एक बार। यहां खत्म है क्या कि और है? नहीं, ये जहां बोर्ड में दिख रहा है इसके नीचे है नहीं, इतना ही है क्या? और है ना? मेरे पास क्यों नहीं है?
एक पॉइंट में नॉट टू डेलीगेट अथॉरिटी और अपॉइंट सर्विलेंट में अगर वो यूनिवर्सल एजेंट होगा, अगर एक पॉइंट में नॉट टू डेलीगेट अथॉरिटी और अपॉइंट सर्विलेंट में अगर उसके पास भी अथॉरिटी नहीं थी और सर्विलेंट को बनाने की इस बार अगर यूनिवर्सल एजेंट तो है तो एजेंट ही ना, काम करना हमारे बिहाफ में, एजेंट क्यों अपॉइंट कर रहा है? देखो यूनिवर्सल एजेंट कुछ भी कर सकता है, तो मेरे बिहाफ में ना कर सकता है ना, मतलब एजेंट थोड़ी करवा थोड़ी सकता है, ठीक है ना। दिखाना जरा कितना कंटेंट बचा हुआ है। हाँ क्या तुम्हारा चेहरा छुट्टी छुट्टी क्यों चल रहा है? हाँ ऐसा बना लेते एकदम गिल्ट फील होने लगता है, जल्दी बेटा है क्या है नालायक लड़की। पढ़ लो क्वेश्चंस। नहीं प्रॉफिट बिना बताया अर्न किया है या बता के, तो फिर मतलब अलाउ किया ना प्रिंसिपल ने। कौन सी वाली? हाँ हाँ तो फिर वो प्रॉफिट रख सकता है। नहीं एक सेकेंड, ए को एजेंट अपॉइंट किया ना, तो ए ने बता दिया पी को कि भैया देखो माइन है, परचेज करने के पहले, बट आफ्टर 2 months ही सोल्ड द एस्टेट एट अ प्रॉफिट ऑफ 1 लाख। हाँ तो मतलब हाँ क्योंकि देखो कोई धोखा किया क्या एजेंट ने, एजेंट खुद खरीद रहा था, उसने बता दिया उसको कि भैया माइन है इतने में मैं खरीद रहा हूँ, तो खरीद लिया। शायद 2 महीने बाद उसने महंगा बेच दिया,
तो ठीक है ना, मतलब ए को कोई दुख है क्या, पी को कोई दुख है क्या? नहीं, एजेंट ने खुद खरीदा है यहां पर। देखो ना सेकंड लाइन, ए बाइज द एस्टेट हिमसेल्फ, है ना। फर्स्ट केस में भी तो फिर यही लगेगा ना। मैंने वो लाइन नहीं पढ़ी थी, लेकिन मतलब आंसर से मैं वही डिराइव कर रहा था कि वो खरीदा ही होगा मतलब। बोला क्या? Mr. Singh bought a house in the name of third person. मेरी क्लास कितने बजे तक थी? ओके ठीक है, तो अभी फिर मैम की क्लास होगी ना, लेकिन मेरी क्लास लगी लेट थी ना, 1:30 बजे से पहले लगनी नहीं थी ना तुम लोगों ने, आधे घंटे तो पढ़ा है। चलो ठीक है। हाँ बोलना कौन सा? हाँ हाँ है ना इनकम्प्लीट। तो तभी तो मैंने बोला कि इसके आंसर्स में सिर्फ कंक्लूजन और वो भी लाइट सा है, आपको खुद से लिखने पड़ेंगे पूरे आंसर। मेरे को 2-3 लोग लिख करके दिखा रहे हैं प्रॉपर फुल वाले आंसर्स ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे, समझ में आ रहे हो, और अब वो इम्प्रूव भी हो रहे हैं। तो ऐसी मेरी सबसे गुजारिश है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो सब लिख के लेके आ जाएंगे तो वैसे मैं चेक नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे पता है कि सब लिख के नहीं लाएंगे ठीक है ना, तो लिख लो वैसे, समझ में आ रहा है। तो सब लिख कर ले आएंगे तो मेरे को अंदर से अच्छा जरूर लगेगा, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। बाकी मेरे पास बहुत सारे एग्जामिनर्स है, चिंता मत करो, ठीक है। चलो तो फिर अभी अपन ऑफ करते हैं, ऑब्वियस बात है क्योंकि मैम की क्लास है ना, ठीक है।